तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। माला, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम होगी हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम जानबूझकर करती हो तो याद रखता, मुझसे बुरा नहीं हो कोई नहीं होगा। आज भी निशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए निशांत गुस्से से लता की तरफ देखने लगा। माला के लिए निशांत का ये गुस्सा, ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही माला पर बरस पड़ता था। पहले पहले माला उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक निशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो माला ने खुद को ही बदल दिया। अब निशांत के कुछ भी कहने से माला को कोई फर्क नहीं पड़ता था। निशांत की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक माला ने पूरी कोशिश की थी कि प्रशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में माला को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो निशांत सीधा माला को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद माला निशांत के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और वह जाती भी कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। माला को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। माला नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। कविता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को कविता ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। निशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, कविता बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। कविता अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। निशांत बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? कविता ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुशी रहोगी तुम वहाँ पर। निशांत बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? कविता ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? निशांत गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए, मुझे कुछ ही भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए, मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। कविता ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। निशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो कविता की बातें सुन रहा था। कविता उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया।
निशांत आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। कविता निशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। निशांत कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप चला गया। आज उसे लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। निशांत ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से लता ने अपनी पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्य ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब कविता पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर निशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। निशांत की यह बात सुनकर माला और कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल में आने में देरी हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाएं या खिड़की पर झांकते हुए दिख जाएं तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा? आखिरकार वह किस घर को अपना कहें? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।